अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अब मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड को एक और आज धचका लगा है। आज इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आज आखिरी दिन था। लिस्टों को फाइनल कर लिया गया है कि किस किस ने कहां से इलेक्शन लड़ना है। तहरीक इंसाफ के कप्तान इमरान खान समेत लगभग तमाम जो सफ़े अव्वल के कारकुन खिलाड़ी थे तहरीक इंसाफ के, उन सब के कागजात नामजदगी मुख्तलिफ एतराज़ात की वजह से मुस्तरद कर दिए गए हैं। अगर मैं नाम लूँ, उनमें आज़म सवाती शामिल हैं, जुल्फ़ी बुखारी शामिल हैं, लाहौर मियाँ वाली इमरान खान के दोनों जगहों से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। NA 71 से सियालकोट से उस्मान डार की वालदा और बीवी दोनों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। ये ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में ये इन्होंने कागजात जमा कराए थे। शाह महमूद कुरैशी साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो मुस्लिम लीग नवाज समेत बाकी तमाम सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों को आरोज़ ने क्लीन चिट दे दी है। हत्ता के तहरीक इंसाफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाने वाले बहुत से उम्मीदवारों को उनको तो छेड़ा भी नहीं गया। मसला सिर्फ उनके साथ हुआ है, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को टाटा बाय बाय नहीं बोला। अगरचे तोशाखाना केस में इमरान खान पहले ही नाअहल हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए 2 हलकों में कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे, एक मियांवाली और दूसरा लाहौर से, लेकिन दोनों हलकों से आरोज़ मुतमईन हुए ही नहीं। जबकि मियां नवाज शरीफ को लाहौर के हल्का 130 से उनके कागजात मंजूर हो गए। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी, जुल्फ़ी बुखारी, आज़म सवाती, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर समेत बहुत से बेशतर उम्मीदवार जिनके कागजात पर एतराज़ात लगाकर उन्हें इलेक्शन लड़ने से आउट कर दिया गया है। उनके मुकाबले में मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और लीगी क़यादत के लगभग सारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। तो क्या पंजाब में नून लीग के लिए रास्ता साफ हो गया है, कर दिया गया है? क्या तहरीक इंसाफ के लिए जो धचका है उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? इसी पे बात करूंगी। मुझे कंवर दिलशाद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, जैसे कि मैंने बोला रास्ता साफ हो गया है नून लीग के लिए, बाकी जमातों के लिए, या कर दिया गया है? लेवल प्लेइंग फील्ड की तो गूंज अदालतों में भी सुनाई दी गई। इलेक्शन कमीशन को बाकायदा हुक्मनामे जारी हुए, फिर इलेक्शन कमीशन ने आगे इंतजामिया को हुक्मनामे जारी किए। ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो किसी तरह से नहीं तहरीक इंसाफ को दी गई। साफ नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका जा रहा है। नहीं, तो खैर आपके रिमार्क से सुन के तो ये मालूम हुआ है कि इनके सारे कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। कोई टेक्निकल पॉइंट की है या कोई खास वजूहात थी, या मसलन के जो एतराज़ात थे उनमें कोई वजन था, या जिसकी वजह से रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल किए। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा एक अहम फोरम वही मौजूद है, और वो फोरम जो मौजूद है वो अपीलेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल का है, जिसमें कि सिटिंग जज है कोर्ट, तो वो इससे अबव है। रिटर्निंग ऑफिसर तो ज़ाहिर ब्यूरोक्रेसी आए थे तो उनका इतना नॉलेज तो नहीं होता। वो अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है इलेक्शन का, वो इनका फैसला करेगा, और वो हाई कोर्ट के जजेस हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इन्हीं खदशात, इन्हीं चीजों से बचने के लिए कंवर दिलशाद साहब, इन्हीं नाइंसाफियों से बचने के लिए तहरीक इंसाफ ने जो एतराज़ उठाया था कि आरोज़ जो हैं ये ब्यूरोक्रेसी से ना हो, ये आप अदालती अमला होना चाहिए, क्या ये एतराज़ उनका दुरुस्त नहीं था? जो उनके खदशात थे वो तो फिर सच साबित हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 बार, यानी जून में, जनवरी में खत लिखा, फिर जून में लिखा, फिर अगस्त में खत लिखा, चारों चीफ जस्टिस पाकिस्तान, तो चारों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हमें जुडिशल के अफसरान दिए जाए। तो उन्होंने माजरत कर ली। जब माजरत कर ली, इन्होंने देने से इनकार कर दिया, तब इन्होंने ब्यूरोक्रेसी से लामहौला उन्होंने अपॉइंट करनी पड़ी। हम भी ये चाह रहे थे कि जुडिशरी से ही आए, लेकिन फिर भी नाइंसाफी की ये जस्टिफिकेशन तो नहीं बनती ना कंवर दिलशाद साहब। ये पहली बात ही हाई कोर्ट से भी देखो ना, जब हाई कोर्ट ने इनकार किया जब भी तो ब्यूरोक्रेसी थे, अब हाई कोर्ट इनकार कर दिया, ब्यूरोक्रेसी पर एतमाद नहीं, तो फिर कहाँ से रिटर्निंग ऑफिसर ले आते? अभी तो ब्यूरोक्रेसी को ठीक है कि इन्होंने कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं, तो इसके ऊपर एक फोरम मौजूद है, और वो फोरम जो है वो हाई कोर्ट के जज हैं, वो लोग इलेक्शन ट्रिब्यूनल।
वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो दरखास्त देंगे तो वो फैसला करेंगे, वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं वो, और उनके फैसले पर भी किसी को इतराज हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ को इन्हीं मामलात पे इतना उलझा के रख दिया गया है? क्या वो मंशूर बताएं, क्या वो अपनी कैंपेन करें? कभी कागजात नामजदगी जमा कराने नहीं दिए जाते, छीने जाते हैं, जमा होते हैं तो इस तरीके से मुस्तरद हो जाते हैं। मतलब कि उन्हें मैदान से आउट करने के लिए उलझा कर रख दिया गया है। ये तो ठीक है, हमें भी ये कंप्लेंट सुनने में आई है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर एक्शन लिया है। इलेक्शन में पाकिस्तान ने कहा कि हम जो दरखास्तें आई हैं कि कागजात छीने गए हैं, हरासमेंट पैदा की गई है, इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा तहकीकात भी की और चीफ सेक्रेटरी को भी खत लिखा और IG को भी लिखा। वो तो एक तरफ साइड हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी तकरीबन 27,000 कागजात नामजदगी दाखिल हो गए। लेकिन अब जो रिजेक्ट किए गए हैं, मुस्तरद किए गए हैं, उनके ऊपर एक फोरम मौजूद है, हाई कोर्ट को जज हैं, उसके बाद वो फैसला करेंगे। उनके फैसले में भी काफी रिलीफ मिल जाएगा। मुझे एक बात बताएं कमर दिलशाद साहब, जो बल्ले का निशान का फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया था, जिसको बाद में पेशावर हाई कोर्ट ने कलअदम करके उनका बल्ले का निशान जो है वो तहरीक इंसाफ को वापस दिया, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार नहीं दिया। जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको रद्द किया। अब इलेक्शन कमीशन उस फैसले के खिलाफ गया है। अगर दोबारा इलेक्शन कमीशन की सुनवाई हो जाती है तो मुझे ये बताएं कि तो फिर ये जितने लोग तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से कागजात नामजदगी जिन्होंने जमा कराए, तो क्या ये सब कुछ फिर रिवर्स हो जाएगा? नहीं, इसमें दो राय नहीं रखी जा सकती। इससे पहली बात ही इलेक्शन कमीशन ने जो हाई कोर्ट के फैसले पर जो नजर साने की दरखास्त दी वो एक कानूनी पोजीशन थी, वो एक उनको करना पड़ना था, उसमें लिख कर उन्होंने अपील तो करनी थी। लेकिन जो डिवीजन बेंच बैठ रहा है 9 जनवरी को, वो ज्यादा अहमियत का हामिल है। इनकी नजर सानी की दरखास्त तो बराए नामी है। अच्छा। असल बात जो है वो डिवीजन बेंच जो है वो फैसला करेगा। डिवीजन बेंच जो है वो अगर इसके हक में फैसला कर देता है PTI के, तो तमाम कागजात बाकायदा निशान, बैठ का निशान भी उनको मिल जाएगा। उसमें तो कोई अब भी मिला हुआ है, लेकिन 9 जनवरी के बाद जो फैसला आएगा डिवीजन बेंच, और अगर वो फैसला इलेक्शन कमीशन का बरकरार रहता है तो उसके बाद फिर क्या होगा? ज़ाहिर है कि नजर तो नहीं आ रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले पर वो देखेगा, लेकिन वो 2 डिवीजन बेंच है। अगर उस डिवीजन बेंच ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को बरकरार रखा तो फिर तहरीक इंसाफ कौमी धारे से बाहर हो जाएगी। फिर इनको कौमी समझदारी इसलिए बाहर हो जाएगी कि इनको फिर ख्वातीन की नशिस्तें हैं, अकलियत की नशिस्तें हैं, इसके बाद सेनेट की इलेक्शन है मार्च के पहले हफ्ते में, ये सबसे ये महरूम हो जाएंगे। फिर तो आज़ाद के तौर पर ये अपने रहेंगे, तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो को लेकिन 9 जनवरी को है ना वो बेंच की हेयरिंग, तो तब तक तो हाँ बिल्कुल, तो तब तक तो ये जो मौजूदा इलेक्शंस हैं, जनरल इलेक्शंस, इन लोगों के पास तो फिर आज़ाद हैसियत में भी खड़े होने का टाइम खत्म हो जाएगा। कमर साहब, अभी तक तो ये बैठ के निशान पर ही इन्होंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए हुए हैं 9 जनवरी तक। 9 जनवरी को एक ही दिन में फैसला हो जाना है। अगर उन्होंने इलेक्शन में पाकिस्तान के फैसले को कालदम का बरकरार रखा, ठीक है, और अपने फैसले बरकरार रहा, तो ये बाकायदा बैठ के निशान पर इंतखाबात आइंदा भी इसमें हिस्सा ले सकेंगे। अगर वो किसी वजह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू को तस्लीम कर लिया तो फिर इनको कौमी धारे से बाहर हो जाएंगे। फिर तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगी, फिर तो आजाद खड़े होने की भी ऑप्शन खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि टाइम ही नहीं होएगा। नहीं, आजाद तो खड़े रहेंगे, आजाद का तो कोई मसला नहीं, टाइम तो काफी है उनके पास। नहीं तो कागजात नामजदगी आजाद हैसियत से दोबारा फिर जमा कराएंगे? नहीं, वही कागजात, वही जो कागजात जमा कराए उसी को आजाद तस्वर किया जाएगा। जैसे कि नवाज शरीफ साहब को जो साकिब बिन निसार ने नाहिल करार दिया, वो अपनी पार्टी के सरबराह से नाहिल हो गए, तो फिर जितने भी सेनेट में इलेक्शन में खड़े हो रहे थे वो ऑटोमेटिक इलेक्शन कमीशन ने उनको आजाद करार दे दिया। तो इसी तरह ये आजाद करार इलेक्शन लड़ेंगे और आजाद के तहर पर तो कोई अहमियत नहीं होती। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर 9 तारीख को डिवीजन बेंच का फैसला इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखता है तो ये कौमी धारे से बिल्कुल आउट हो जाएगी तहरीक इंसाफ। 9 इलेक्शंस में, हाँ 9 इलेक्शंस में हिस्सा ले सकेंगे और ना ही जो सेनेट के इलेक्शंस होने जा रहे हैं उनमें हिस्सा लेंगे। नहीं, बिल्कुल सेनेट से भी आउट, और उसके बाद जो कौमी ख्वातीन की और अकलियत की नशिस्तें 200 सीटें वहां भी महरूम हो गए। तो ये तो इनके लिए बहुत नाकाबिल इतलात नुकसान पहुंचेगा। लेकिन केस बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिर अगर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा
तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही फैसला करेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन पार्टियों के पास जाहिर है, जिन पार्टियों के वजूद ही खत्म इस तरीके से हो जाते हैं, उनके पास ये ऑप्शन तो रहती है कि नाम बदल कर, इंतखाबी निशान बदल कर दोबारा से जो है ना वो कौमी धारे में आ सकें। ये ऑप्शन तो रहती है। वो नहीं, किसी धारे में आने के लिए खत्म हो जाता है। फिर एक छोटी मोटी पार्टी के साथ अगर ये अपने उम्मीदवारों को उनके साथ अटैच करेंगे, इनकी तो खत्म होगी ना अहमियत। सही। वो तो पार्टी की है वो खत्म हो गई। फिर तो पार्टी बड़ा नाम ही ऐसे रहेगी जैसे कि आजाद उम्मीदवार है। इन हालात में आप देख रहे हैं साफ और शफाफ इलेक्शन होते हुए? आजाद उम्मीदवार शफाफ इलेक्शन तो वैसे ही हो जाएंगे जब आजाद उम्मीदवार की असली इंतखाब लड़ेंगे। तो पब्लिक क्या सोचेगी? पब्लिक तो ज़ाहिर है इनको वोट कैसे देगी? पब्लिक उनको वोट देगी जिन्हें आगे इक़्तिदार में आना है, उसके मसाइल हल करने हैं। इनको तो नुकसान नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। समझे कि तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी। तो इन इंतखाबात को, वही तो मैं सवाल कर रही हूँ, क्या ऐसे इंतखाबात को साफ शफाफ कहा जा सकता है? हमारे मुल्क की रवायत तो चलती आ रही है ना, उसमें तो जाहिर है जो जिसकी हमारा जो सिस्टम है, कानून सिस्टम है, रिवायात उसूल तो नहीं बना करते, रिवायात आइन से बढ़ के तो नहीं होती। आइन में तो आइन की खिलाफवर्जी तो हो रही है ना। आइन के मुताबिक तो इलेक्शन ही करवाए। हाँ। इन्होंने इंतखाबात करवाने चाहिए था, नहीं तो अब जो उनकी पार्टी का दस्तूर था उसमें इंतखाब नहीं करवाए, उसकी वजह से इन्होंने सीट। लेकिन ऐसी बात होगी नहीं। मेरा अपना ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ा अहम फैसला करेगी, पेशावर हाई कोर्ट भी बड़ा अहम फैसला करेगी। लेकिन ये बात तो आज के फैसले के बाद जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं इमरान खान के, कि इमरान खान 2024 के इलेक्शंस नहीं लड़ रहे। इमरान खान का तो इलेक्शन लड़ने का बनता नहीं था ना, वो तो सजा याफ्ता है तोशाखाना में। वो जब तक सजा की खत्म नहीं हो जाती उस वक्त तो ये इलेक्शन लड़ने के तो फिर उनकी वकला की टीम ने क्या सोच के इलेक्शंस उनके कागजात नामजदगी जमा कराए थे? ये नुकता तो फिर सबके सामने आया है कि वो तोशाखाना में नाअहल है, उस केस में सजा याफ्ता है। तो फिर उनकी माहिरीन कानूनी टीम ने क्या सोच के फिर कागजात नामजदगी जमा कराए कमर दिलशाद साहब? किसने? तहरीक इंसाफ के वकला ने जो इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा कराए ना, ये बात तो सबके सामने आया है ना कि वो नाअहल है। उसके बावजूद कागजात नामजदगी जमा करवाना, क्या कोई उन्हें उम्मीद थी? किस सोच के तहत फिर जमा कराए गए? अब रिटर्निंग ऑफिसर ने जो अपना फैसला लिखा है वो बड़ी अहमियत का हमल को वो पढ़ना पड़ेगा। उसने किस बना पे इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं उसका फैसला तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल करेगा। उसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाएगा, उसमें कहेगा भी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला दुरुस्त है, गलत है, जैसे भी है, उसका फैसला जो करेगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल करेगा। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अभी तो 2 फोरम मौजूद हैं। अभी इसमें ज्यादा वो परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है कि हमेशा माजी में भी होता रहा। 90 में भी ऐसा हुआ था, गुलाम मुस्तफा जतोई के पेपर रिजेक्ट हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल किया था। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब मेरे साथ थे। आपका मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही थी, बात कर रही थी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो उनको मिलती नज़र नहीं आ रही है। जिस तरीके से आज तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया गया है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि तहरीक इंसाफ का रास्ता जो है वो सोच समझ कर इस तरह के तरीकों से रोका जा रहा है, रोकने की कोशिश हो रही है? सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, जिस माहौल में इंतखाबात होने जा रहे हैं कि एक पार्टी तो बिल्कुल नॉकआउट है, उसे बिल्कुल मैदान से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। आज आप देखें तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के, खुद इमरान खान के, फिर जुल्फी बुखारी, फिर आजम सवाती, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, फिर उस्मान डार साहब की वालदा और उनकी बीवी ने जो ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कागजात जमा कराए थे, सब रिजेक्ट हो गए, सब मुस्तरद हो गए। क्या ये माहौल साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है? ये तो जो सूरत हाल दरपेश है उस पर तो अफसोस का आज़ारी किया जा सकता है, लेकिन जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो उनको अपील का हक हासिल है, वो दाखिल करने वालों को, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास ये अपीलें जाएंगी जो हाई कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल होंगे जी। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि ये जो रिटर्निंग अफसरों के फैसले हैं इन्हें कलअदम करार दिया जाएगा और जिन लोगों के कागजात नामजदगी
मुस्तरद किए गए हैं वो उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल जाएगी। उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसा होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो मुदावा हो सकेगा ज्यादती का, लेकिन अगर ना हुआ तो फिर जाहिर है कि इस पर इज़हार अफसोस किया जाएगा और इस पर कोई इत्मीनान का इजहार कोई शख्स भी नहीं कर सकता। जो सियासी जमातें PTI के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं उनको भी इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए और उनको भी मुतालबा करना चाहिए कि उनके हरीफ जो हैं उनके साथ मुनसफाना सलूक किया जाए और इस तरीके से आंखें बंद करके। लेकिन मुस्लिम लीग नून तो इसको जस्टिफाई इस तरीके से करती है शामी साहब के 2018 में हमारे साथ भी ऐसे हुआ था, 2018 में हमारे कायद का रास्ता भी ऐसे रोका गया था, 2018 में के जो इलेक्शन थे उससे पहले हम लोगों ने भी हम लोगों को भी जेलों में डाला गया। क्या ये जस्टिफिकेशन बनती है कि अगर माजी में अगर किसी के साथ ज्यादती हुई, गलत हुआ तो आगे भी आप किसी के साथ ज्यादती करके उसका अजाला करें? देखिए 2018 में जो कुछ हो चुका वो हो चुका और 2013 में जो हो चुका वो हो चुका। हाँ। आज 2023 है, हाँ। बल्कि वो भी रुखसत हो रहा है। हाँ। आज की बात हमें आज के हवाले से करनी चाहिए। इसी की और जो 2018 की बात की जा रही है तो उसके बाद देखिए 2 हुकूमतें कायम हुई इस असेंबली में। हाँ। एक इमरान खान साहब की हुकूमत थी। हाँ। एक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो अपोजिशन जो थी उस वक्त की उसने भी इंतखाबात को अमली तौर पर तस्लीम कर लिया और हुकूमत ने तो तस्लीम करना ही था जी। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और ये कोई माजी के हवाले देकर मुस्तकबिल को खोटा नहीं करना चाहिए। सही। तो पंजाब में आप समझ रहे हैं कि नून लीग आसानी से जो है वो सारे जो मराहिल है इलेक्शन जीतने के वो तय कर सकती है? अगर IPP के साथ भी मामला तय पा जाते हैं, तहरीक इंसाफ वैसे ही नॉकआउट है, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है पंजाब में नून लीग के लिए शामी साहब? देखिए तहरीक इंसाफ जो है उसको इलेक्शन में हिस्सा लड़ने का मौका मिलना चाहिए, हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। उसके उम्मीदवार जो हैं उनको भी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए और वो एक हर शख्स जो है ताकि अपनी चॉइस के मुताबिक वोट दे सके, तभी तो इलेक्शन का मजा होगा। एक तरफा इलेक्शन का मजा तो कोई नहीं होगा ना। कोई भी जीत जाए कोई भी हार जाए वो तो फिर कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जिस पर हम बगले में जा सकें और लुटियां डाल सकें। सही। शामी साहब आखिरी सवाल, पीपल्स पार्टी सरप्राइज देने की बात कर रही है कि हम सरप्राइज देंगे और हमारे वजीर आजम जो हैं वो बिलावल भुट्टो ही होंगे। ये सिर्फ ऐसे इंतखाबी बातें इसको समझा जाए? जरदारी साहब मुफाहमत के भी बादशाह कहलाए जाते हैं और सरप्राइज भी वो देते हैं, तो क्या इसको संजीदा लेना चाहिए? अल्लाह करे बिलावल साहब जो है वो माशाल्लाह वजीर आजम बने पाकिस्तान के। हमारा तो उनसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो तो मुझे कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही। और इस वक्त तो मामला ये है कि मुकाबला अगर PTI के साथ नहीं होगा और PTI अगर मैदान में नहीं होगी या उसके उम्मीदवार बड़ी तादाद में खेल से पहले ही आउट कर दिए जाएंगे तो फिर मुझे तो फिर क्या पीपल्स पार्टी के लिए मैदान हमवार होगा? यानी क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी की जो है हमायत में इजाफा हो जाएगा? हाँ। ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही। पर लेकिन हर जमात को हक हासिल है कि अपने दावे करे। हर कोई खेलने को चांद मांग सकता है, पाबंदी तो नहीं है। चांद मांगे हम इस पे एतराज तो नहीं कर सकते ना, आरज़ुओं पर तो नहीं एतराज। जैसे IPP मांग रही है 40 कौमी असम्बली की सीटें और 70 सूबाई से, वो भी खेलने को चांद मांग रहे हैं बकौल नून लीग के। अब देखिए ना, सितारे तो कई होते हैं, चांद तो एक ही है। हाँ, चांद एक ही है। सितारों की तकसीम तो हो सकती है ना। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।